हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम स्टार्ट करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इमर्जेंस साइंस एंड सब्जेक्ट मैटर, यानी कि मनोविज्ञान का इतिहास विज्ञान के रूप में और विषय वस्तु। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने पार्ट फर्स्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई नया विषय पढ़ते हैं, जैसे हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर वो विषय है क्या। तो ये सब हमने पढ़ लिया है कि साइकोलॉजी है क्या, मनोविज्ञान है क्या। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ें। ठीक है, अब क्यों पढ़ने का जो रीज़न है वो क्या है कि हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ें, इसको पढ़ने से हमको क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो हमारे मनोविज्ञान में ये सारे जो सब फील्ड्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, जो वन बाय वन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, तो आप देख सकते हैं कि अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि मनोविज्ञान जिस भी वर्ड के पीछे लगता है, फॉर एग्जांपल जैसे एजुकेशन के साथ में साइकोलॉजी लगा, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फील्ड में जो लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं साइकोलॉजी में, यानी एजुकेशन के फील्ड में, दे आर नोन एज एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। ओके, काउंसलिंग के फील्ड में करेंगे, दे आर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स भी हो सकते हैं। क्लिनिकल के क्षेत्र में करेंगे, दे आर नोन एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इस तरह से। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जिस भी क्षेत्र में हम साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स का प्रयोग करते हैं वो वही सब फील्ड बन जाता है। अगर मान लो आप एजुकेशन के क्षेत्र में, ठीक है, साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स का प्रयोग करते हो तो वो बन जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्लिनिकल के क्षेत्र में अगर आप साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स का यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो ये एक कॉमन सा पॉइंट है जो मैंने तुम्हें सबके बारे में बताया है। तो यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट सब फील्ड इज फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी या फिर बायोसाइकोलॉजी। इसका दूसरा नाम बायोसाइकोलॉजी है। दूसरा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, क्लिनिकल के क्षेत्र में दैट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, एजुकेशन स्कूल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ वुमेन या फिर जेंडर साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो इस तरह अब हम आइए डिस्कस करते हैं इसको वन बाय वन। तो जैसा कि हमने देखा कि व्हाट इज़ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी जो होती है ना हमारी, दैट इज़ रिलेटेड टू आवर बॉडी, यानी हमारी शारीरिक संरचना से जो भी चीज़ संबंधित है, अगर मनोविज्ञान संबंधित है तो वो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी होता है। ठीक है, शारीरिक संरचना से, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी हो तो ज़रूरी नहीं है वो बीमारी जिस जगह पर है, या फिर तो हम ये सोच के चले कि इस बीमारी का जो कारण है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन में ही है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसमें हमने पार्किंसंस का एग्ज़ाम्पल दिया है। ठीक है, तो जो बायोसाइकोलॉजिस्ट होते हैं ये वो लोग होते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन करते हैं, जिनका काम होता है मेनली क्लिनिकल सेटिंग्स एंड रिसर्च वर्क में। तो वहाँ पे ये लोग जॉब कर सकते हैं, है ना, क्लिनिकल सेटिंग्स में या रिसर्च के फील्ड्स में ये अपना जो करियर है वो बना सकते हैं। तो बायोसाइकोलॉजी में, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में ये सिखाया जाता है कि आपके शरीर में कुछ बीमारियां, कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे भी होते हैं जिनका कारण उस पर्टिकुलर ऑर्गन में ना होकर, उस पर्टिकुलर प्लेस पे ना होके, बल्कि आपके ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक सेल्स के डैमेज होने से या किसी पर्टिकुलर इंजरी के बाद, है ना, उसका कारण यानी आपके मस्तिष्क में भी लाए कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे पार्किंसंस डिजीज़ है, अगर पेशेंट में रिजिडिटी है ना, उसको वॉकिंग प्रॉब्लम है, गेट में प्रॉब्लम है, चाल उसकी बदली हुई है, तो मीन्स आप
ये एज्यूम नहीं करोगे वहाँ पे कि ये जो बीमारी है वो उसका कुछ मस्कुलर डिसऑर्डर है, उसकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम है, बल्कि जो पार्किंसंस का जो मेन कारण है वो कहाँ लाया करता है, वो लाया करता है हमारे ब्रेन के कुछ हिस्सों में। ठीक है। दूसरा फॉर एग्जांपल जैसे बात करते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, वो जीआई ट्रैक्ट में होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, है ना। स्टमक अल्सर है किसी को, पैप्टिक अल्सर है, तो वहाँ पे अल्सर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके बॉडी से, वो तो देखो एक ऊपर का जो कारण होता है वो ये कहा जाता है कि ना एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, लेकिन उसका मेन कारण कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से भी हमारा बॉडी ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से अल्सर जो है वो हो जाते हैं। ठीक है। दिस इज़ नोन एज फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे मनोविज्ञान का संबंध जो है, यानी मस्तिष्क का संबंध अब आपके शरीर विज्ञान से है। उसके बाद सेकंड वन इज़ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होता है? डेवलपमेंट, जैसा आप सबको पता है, डेवलपमेंट एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जन्म से लेके, यानी फ्रॉम द टाइम एट विच अ मदर कंसीव्स अ बेबी, है ना, उस टाइम से लेके वो आपके मृत्यु तक जो चलता रहता है, यानी ओल्ड एज के भी लास्ट स्टेज तक जो चलता रहता है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ तो एक पर्टिकुलर टाइम पे रुक जाती है, बिकॉज उसमें सिर्फ फिजिकल ग्रोथ की हम बात करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में बात करते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट की। अब डेवलपमेंट में आपका इमोशनल है, मेंटल है, वो भी डेवलपमेंट साथ साथ, विकास उसका भी साथ साथ चलते रहना चाहिए। तो जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर जो लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं, दे आर नोन एज डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। और बेसिकली इनका जो जॉब प्रोफाइल होता है, ये होता है कुछ क्लिनिकल सेटिंग्स में भी हो सकता है, कुछ एनजीओज़ में भी इनका वर्क होता है, हेल्थ सेंटर्स में भी हो सकता है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। तो वहाँ पे जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो बच्चे हैं, स्पेशली किंडरगार्टन्स के या फिर स्कूल वाले जो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग, क्या उनका डेवलपमेंट जो है उम्र के हिसाब से सही हो रहा है, क्या उनके जो माइलस्टोन्स हैं वो सही से डेवलप हो रहे हैं, क्या एक स्टेज के बाद जो नॉर्मल बेबी का एक स्पैन होता है कि हाँ उस स्पैन के बाद, उस टाइम के बाद बच्चा ये करना सीख जाएगा, इस एज पे कम से कम उसका आईक्यू लेवल इतना होना चाहिए, है ना, जो एक पर्टिकुलर रेंज फिक्स है, कम से कम उसमें वो बच्चा लाया करे। तो उनका मेन काम होता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट का ये सब देखना कि क्या माइलस्टोन्स बच्चे के हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं है, बच्चे का जो ग्रोथ है वो प्रॉपर है और टाइमली है या नहीं है। ठीक है। तो जो थर्ड, उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ साइकोलॉजी, यानी थर्ड सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इज़ योर पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। अब पर्सनैलिटी है, ये साइकोलॉजी से तो बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है ना। जब मनोविज्ञान की विधियों का प्रयोग हम पर्सनैलिटी की असेसमेंट में करते हैं, ठीक है। अब मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान की जो ये शाखा है, ये माता पिता, भाई बहन, जो आसपास हमारे जो स्कूल है, खेलने वाले जो बच्चे हैं, है ना, समाज है, संस्कृति है, तो ये जिस तरह से, है ना, आपकी पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट डालती है, जिस तरह से ये उसको अफेक्ट करती है, पर्सनालिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालती है ना, तो उसकी वजह से पर्सनालिटी में कितने चेंजेस आए ओवर द टाइम पीरियड। पर्सनालिटी में पहले ये पर्सनालिटी थी, उसके बाद जब आपकी पर्सनालिटी स्टैटिक हो गई तो क्या परिवर्तन आया। जैसे कहते हैं ना कि कुछ बच्चे खेलने कूदने में तो बहुत वो थे, बहुत ही बाहर घूमना और ये सब पसंद करते थे, लेकिन बाद में पता चलता है वो बहुत बच्चे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, है ना, वो बिल्कुल बुकवर्म बन जाते हैं, रूम से उनको निकलना पसंद नहीं होता, मीन्स उनकी पर्सनालिटी टोटली चेंज हो जाती है। तो क्यों हुई पर्सनालिटी चेंज? है तो सेम पर्सन, लेकिन उसकी पर्सनालिटी चेंज हुई। पर्सनालिटी चेंज क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अदर फैमिली फैक्टर्स, है ना। जैसे मैंने बताया कि भाई बहनों के इम्पैक्ट से, या फिर माता पिता, खेलने वाले, साथ खेलने वाले, स्कूल कॉलेज के लोग जो उनके प्रभाव में आने के बाद से पर्सनालिटी चेंज हो गया। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनालिटी पे भी इम्पैक्ट करती हैं। अब इन चीज़ों में स्पेशलाइजेशन करने वाले को बोलते हैं पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट है
हमारा हेल्थ साइकोलॉजी। जिस तरह से पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट था, हम नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपना हेल्थ साइकोलॉजी यानी स्वास्थ्य मनोविज्ञान। तो जहाँ पे मनोविज्ञान की विधियों का प्रयोग, उसके प्रिंसिपल्स का, थ्योरीज का प्रयोग हम करेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसे कहेंगे स्वास्थ्य मनोविज्ञान। और इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करने वाले लोगों को कहा जाता है हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। अब हेल्थ साइकोलॉजी में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और जो फिज़िकल एलिमेंट्स हैं या फिर हमारी जो शारीरिक बीमारियां हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारी जो साइकोलॉजिकल हैबिट्स हैं, जो हमारी फैक्टर्स हैं, वो कैसे हमारे बीमारियों को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, कुछ साइकोलॉजिकल हैबिट्स हैं, कुछ गंदे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी बीमारियों को इन्हांस करते हैं यानी हमारी हेल्थ को डिग्रेड करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे साइकोलॉजिकल हैबिट्स हैं, है ना, जिनकी वजह से हम ऐसे बिहेवियर्स को प्रमोट कर सकते हैं जो हमें हमारी बीमारियां करने में को कम करने में मदद कर सके और उनको रोकथाम में मदद कर सके। तो बिहेवियर्स यूजुअली दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होते हैं हमारे हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स, है ना, एक होते हैं हमारे हेल्थ डिग्रेडिंग बिहेवियर्स। अब जो बिहेवियर्स हेल्थ को प्रमोट करते हैं तो बेसिकली जैसे मान लो एक्सरसाइज करना, अपना वेट मेंटेन करना, डाइट अच्छे से प्रॉपर लेना, हेल्दी हैबिट्स डेवलप करना, ठीक है। और तो ऐसे जो बिहेवियर्स होते हैं वो हमारी हेल्थ को प्रमोट करते हैं। लेकिन जो कुछ अनहेल्दी बिहेवियर्स हैं जिनको डिस्करेज किया जाता है, जैसे कि स्मोकिंग करना, ड्रग एब्यूज़, है ना, अल्कोहलिज्म, तो इस तरह की हैबिट्स को, इस तरह की जो बिहेवियर्स हैं उनको डिस्करेज करना होगा, तभी जो है हेल्थ इम्प्रूव करेगी। अब जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं उनका वर्क प्रोफाइल होता है हेल्थ केयर सेटिंग्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे वो रिसर्च भी कंडक्ट कर सकते हैं और अपने करियर ऑप्शंस इन रिसर्च में बना सकते हैं और हेल्थ केयर सेटिंग्स में बना सकते हैं। तो उनकी जो रिसर्च वगैरह होती हैं तो उनका मेन जो एम होता है वो वो हेल्प करता है WHOs को अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स को, सेटिंग्स को इम्प्रूव करने में, राइट। उसके बाद हम आते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसी तरह से क्लिनिकल साइकोलॉजी ये भी मनोविज्ञान का एक वो क्षेत्र है। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान का वो क्षेत्र है विच डील्स विद द असेसमेंट एंड इंटरवेंशन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पे जो एबनॉर्मल बिहेवियर है यानी ऐसा बिहेवियर जो कि नॉर्मल बिहेवियर से इतर है, उससे डिफरेंट है, दैट इज़ एबनॉर्मल बिहेवियर। अब ऐसे बिहेवियर को कौन असेस करेगा, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का फंक्शन क्या होता है, इस तरह के एबनॉर्मल बिहेवियर्स को असेस करना, चाहे वो कोई भी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हो, है ना, किसी भी तरह से हो, स्ट्रेस की वजह से हो, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर्स है उनकी वजह से हो, तो इस तरह के बिहेवियर को असेस करना, उस पर्टिकुलर बिहेवियर का डायग्नोसिस करना, उसके बाद ये डायग्नोस करना कि उसको पर्टिकुलरली क्या डिसऑर्डर है, क्या बीमारी है, ठीक है, और ये पता लगने के बाद उसको इंटरवेन करना यानी उसका इलाज करना। अब इलाज कैसे करेंगे, थ्रू काउंसलिंग या फिर थ्रू प्रॉपर जो कुछ थेरेपीज़ होती हैं, इंटरवेंशंस होती हैं, उसके थ्रू। ठीक है, तो अब इनका जो रोल होता है कहाँ आता है, बेसिकली इनका जो जॉब होगा वो हॉस्पिटल सेटिंग्स में होगा, क्लिनिक्स में होगा या प्राइवेट प्रैक्टिस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी अब क्या होती है, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एरिया है वो है साइकोलॉजी में काउंसलिंग साइकोलॉजी। जैसे सबने सुना होगा काउंसलिंग इज़ व्हाट, काउंसलिंग इज़ 1-to-1 गाइडेंस कह सकते हो आप। ठीक है, तो बेसिकली काउंसलिंग साइकोलॉजी जो होता है दिस फोकसेस प्राइमरली ऑन द एजुकेशनल, सोशल एंड करियर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। अब काउंसलर की जो मदद है कहाँ कहाँ ले सकते हैं, करियर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स में ले सकते हो, है ना, एजुकेशनल इश्यूज़ अगर कुछ आ रहे हैं तो वहाँ ली जा सकती है, सोशल इश्यूज़ हैं वहाँ के यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसका जो मेन है
आजकल तो जैसे मैरिज के लिए भी काउंसलर्स आ चुके हैं, है ना। अगर मैरिज को डिसॉल्व करना है उसके लिए भी काउंसलर्स हैं, अगर मैरिज को रिटेन करना है उसके लिए भी काउंसलर्स हैं। तो काउंसलिंग का जो फील्ड है ना वो बहुत ही विस्तृत फील्ड बोला जाता है। अब काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका क्या वर्क होता है, बेसिकली वो स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं कि कैसे वो बेसिक स्टडी हैबिट्स को और इफ़ेक्टिव बनाएं, वो किस तरह की हैबिट्स डेवलप करें, है ना। सो दैट किस तरह की वो हैबिट्स डेवलप करें या किस तरह का जॉब जो है आगे जाके उनको उनके करियर वाइज उनको ज़्यादा सूटेबल रहेगा उनके लिए, है ना। तो इस तरह की जो काउंसलिंग है वो मदद करते हैं। इस तरह की काउंसलिंग के थ्रू ये लोगों का जो है एप्टीट्यूड मेजर करते हैं, उनका एटीट्यूड मेजर करते हैं, उनके इंटरेस्ट मेजर करते हैं, ताकि उनके लिए एक बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करने में उनकी मदद कर सकें, है ना। उनके पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं ताकि वो पार्टनर्स जो मैरिज काउंसलिंग के टाइम पार्टनर्स का कंपैटिबिलिटी चेक कर सकें, है ना। तो ये सारे जो रोल्स होते हैं वो एक काउंसलर के होते हैं। नेक्स्ट इज़ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के बाद द नेक्स्ट साइकोलॉजी इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये भी काउंसलिंग की तरह एक बहुत ही विस्तृत सा फील्ड है मनोविज्ञान में। तो जहाँ पे मनोविज्ञान के थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स का यूज़ जब शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, दैट इज़ नोन एज एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान। अब जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है, अब जो उसमें जो लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं दे आर नोन एज एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट किस चीज़ के साथ कंसर्न करते हैं, एजुकेशन के हर एरिया से वो कंसर्न्ड होते हैं। जैसे वो स्टडी करते हैं बच्चों का मोटिवेशन लेवल, बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल, उनका पर्सनालिटी, वो देखते हैं कि क्या रिवार्ड्स और पनिशमेंट से उनका जो लर्निंग एनहांस हुआ या नहीं हुआ, है ना। या फिर साइज़ ऑफ द क्लास की, क्लास अगर बड़ी क्लास है तो ज़्यादा बच्चों को ऑडिबल नहीं होगा टीचर का वॉइस, या फिर क्लास में बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा होने से बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसे कुछ चीज़ें जो बच्चों को इंटरप्ट कर रही है सीखने में। तो ये इन सब फैक्टर्स का जो है वो असेसमेंट करते हैं, है ना, कि टीचर स्टूडेंट का कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, टीचर का कितना इफ़ेक्टिवनेस होना चाहिए, है ना। उसके बाद ये सब इन सब चीज़ों को मेजर करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट, जिसके बेसिस पे वो स्टूडेंट की लर्निंग को एनहांस करने में मदद करते हैं, क्योंकि ये सारे कारण जानने के बाद ही वो उनमें परिवर्तन के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं, जिसके बाद कि स्टूडेंट की लर्निंग को एनहांस किया जा सकता है। तो मेनली स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि एजुकेशन साइकोलॉजी का जो पर्टिकुलर जो मेन मोटिव टू एनहांस द लर्निंग ओनली। तो इसका मेन मोटिव क्या है, लर्निंग को एनहांस करना, अब चाहे कैसे भी करना हो, ठीक है। अब चाहे वो स्पेशल एजुकेशन दे, वो ऐसे बच्चों को असेस कर लें कि उनको स्पेशल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं, या फिर वो टीचर्स को ट्रेन करें, या फिर वो इस तरह का माहौल बनाएं, या फिर करिकुलम इस तरह से डिवाइड करें कि बच्चों को वो पढ़ने में बहुत ही एंटरटेनिंग लगे, है ना, बच्चे उसमें बहुत इंटरेस्ट लेके अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकें। स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करें, है ना, जिनको प्रॉब्लम्स हैं या फिर जिनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, टीचर्स का ट्रेनिंग करवाएं, जिसकी पुअर हैंड राइटिंग है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, या फिर जिनमें कंसंट्रेशन का लैक है, उन बच्चों को काउंसिल करें, पर्टिकुलर थेरेपीज़ के थ्रू उनका ट्रीटमेंट करवाएं। जो भी है, जैसे भी है, मेनली देयर पर्पज़ इज़ टू एनहांस द लर्निंग। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या है, लर्निंग को एनहांस करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। मेनली तरीका लाइक साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, कोई भी साइकोलॉजी का प्रिंसिपल एंड थ्योरीज वो यूज़ करेंगे और वही तरीका लगाएंगे सो दैट लर्निंग बच्चे की एनहांस करी जा सके, ठीक है। उसके बाद आता है सोशल साइकोलॉजी। तो जैसे समाज मनोविज्ञान में क्या होता है, अब जहाँ पे मनोविज्ञान की थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स का जो रोल है वो एक पर्सन को सोशल कंटेक्स्ट में स्टडी करने के लिए जब किया जाए, तो सबसे बड़ा एक जो मेजर डिफरेंस है बच्चों को याद रखना कि सोशोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी में डिफरेंस होता है। सोशोलॉजी पे तो आप सोशल प्रॉब्लम्स को
रीड आउट कर रहे हो, उनको आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। सोशल इश्यूज़ हैं उनको आप पढ़ रहे हो। लेकिन सोशल साइकोलॉजी में हमेशा आपका फोकस रहेगा एक इंडिविजुअल के ऊपर। अब एक इंडिविजुअल को जब आप एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में, उसकी सोसाइटी के कंटेक्स्ट में स्टडी करते हो, दैट इज़ नोन एज सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। तो साइकोलॉजी का जब आप यूज़ करते हो सोशल कंटेक्स्ट में इंडिविजुअल को स्टडी करने के लिए, दैट इज़ नोन एज सोशल साइकोलॉजी या फिर सामाजिक मनोविज्ञान। क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है बेसिकली ये सिर्फ हमारी पर्सनालिटी या फिर हमारा पहले का जेनेटिक्स नहीं है, बल्कि हमारी पर्सनालिटी पे हमारी सोसाइटी और जो अदर फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो भी इसके ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे बहुत सारे ग्रुप्स का हमारे ऊपर दबाव है वो पड़ता है, ग्रुप प्रेशर्स हैं, कई बार हम दूसरे ग्रुप को अपने से बड़ा एक समझने लगते हैं, कॉम्प्लेक्स आ जाता है, सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाइक दैट, है ना, जो किस तरह से हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। जो लोग इसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं दे आर नोन एज सोशल साइकोलॉजिस्ट एंड दे वर्क लार्जली इन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो अदर ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, यानी औद्योगिक और संगठनात्मक मनोविज्ञान। अब जो इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, इसमें क्या होता है कि जो प्राइवेट या फिर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बी एनी ग्रुप, इट मे इन्वॉल्व योर स्कूल, इट मे इन्वॉल्व योर कॉलेज, मतलब जिसमें आप पढ़ रहे हो, आपका इनफैक्ट जो कोचिंग सेंटर है, कुछ भी, कोई भी छोटी से छोटी संस्था, तो सभी चीज़ें इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाती हैं, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जब साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने में, अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग में, उनके अपने एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करने में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करवाने में, ये ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिकल मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अल्टीमेट एम है साइकोलॉजी का यहाँ पे, कि ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट एम क्या होता है कि अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लो। मेन उसका फोकस है कि जिस काम के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन खुली हुई है, तो मीन्स वहाँ सारे लोग अपना बेस्ट जो है वो दे सकें, यानी अपनी तरफ से वो 100% अपना जितना होता है, 100 का भी 200% वो दे सकें और ऑर्गेनाइजेशन को उसके बेस्ट लेवल पे पहुंचा सकें, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है यहाँ पे। अब ये फंक्शन कैसे, अब ये गोल कैसे अचीव होगा? ये गोल ऐसे अचीव होगा जब उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस इंडस्ट्री में जो है लोगों के आपस में कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ना हो के, आपसी कोई इस तरह का मनमुटाव ना हो कि सैलरी को लेके, वर्किंग आवर्स को लेके, है ना, या फिर किसी भी तरह के, अगर वहाँ पे सामंजस्य की एक एडजस्टमेंट अच्छा रहेगा, अच्छी भावनाएं रहेंगी, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक जो वर्क एनवायरनमेंट है वो सुधरेगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ की जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ेगी, जो कि इन शॉर्ट उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी, ठीक है। इस फील्ड में जो काम करते हैं दे आर नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। अब प्रायोगिक मनोविज्ञान जो है ये तो खुद में ही एक बहुत पूरा कह सकते हैं, बिल्कुल बेस है मनोविज्ञान का, है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है दैट डील्स विद कॉग्निटिव साइकोलॉजी मेनली, क्योंकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर मेनली जो आपका एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जितना भी आउटकम है वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है इट इज़ द ब्रांच दैट स्टडीज़ द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग, परसीविंग, लर्निंग, थिंकिंग बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में आप क्या स्टडी करते हो? एक्सपेरिमेंट्स करोगे किस चीज़ पे? आप सेंसेशन पे करोगे, आप परसेप्शन पे करोगे, कैसे लर्निंग होती है, थिंकिंग कैसे होती है, मेमोरी को लेके आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज़ करते हो आप इन सब चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करोगे, जिसका आउटकम होता है आपकी कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था, इट फोकसेस ऑन द हायर मेंटल प्रोसेसेस, जिसमें आपका सारी चीज़ें आ जाती हैं, थिंकिंग, किसी चीज़ को जानना, रीजनिंग करना, जजिंग, डिसीजन मेकिंग, एवरी हायर मेंटल प्रोसेस इज इंक्लूडेड इन कॉग्निटिव
साइकोलॉजी। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनका कहाँ वर्क प्रोफाइल हो सकता है, या तो कॉलेजेस में वो रिसर्च करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च करेंगे, है ना, और आपका हॉस्पिटल सेटिंग्स में भी वो कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे उनके लिए जॉब प्रोफाइल्स हो सकते हैं। एनिमल्स पे वो रिसर्च कर सकते हैं, है ना, रिसर्च सेंटर्स में, ये उनका प्रोफाइल हो सकता है। उसके बाद आते हैं हम एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में, यानी पर्यावरण मनोविज्ञान। अब जहाँ पे साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स का प्रयोग किया जाता है आपके पर्यावरण को समझने के हिसाब से, पर्यावरण में जो लोगों का और पर्यावरण का जो आपसी सामंजस्य है, उसका जो आपसी जो रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में, इसको समझने के लिए, ठीक है। यानी कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजी किस चीज़ पे फोकस करेगा कि लोगों के बीच में और उनके आपस के पर्यावरण के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई एरिया है जो बहुत पॉपुलस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो वहाँ पे वो देखेंगे कि क्राइम के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। मीन्स जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया होगा, सारे लोगों के बारे में सबको पूरा आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, है ना, सब एक दूसरे को अगर नहीं जानते हैं, बड़ी सोसाइटी है, पता ही नहीं लोग कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, तो वहाँ क्राइम होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, क्रिमिनल्स के छुपने की संभावनाएं वहाँ ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे जो हैं पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करेंगे कि हमें वहाँ रहना है या नहीं रहना है, ये डिसाइड करने में हमें हेल्प करेंगे, ठीक है। तो कैसे, मतलब ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमारे मनोविज्ञान को प्रभावित करते हैं। और कैसे, मान लो अगर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है तो उससे हमारे लाइफस्टाइल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ी जाती है। और ऐसे लोग जो इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करते हैं, दे आर नोन एज एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद आता है साइकोलॉजी ऑफ वुमेन और जेंडर साइकोलॉजी, यू कैन ऑल्सो सो, महिलाओं का मनोविज्ञान। तो महिलाओं का मनोविज्ञान जो है ये क्या करता है, ये उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर केंद्रित है जो कि विमेन के बिहेवियर को और उसके डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे इश्यूज को कैटर करती है, जैसे मान लो विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, या फिर मेल और फीमेल का जो ब्रेन है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, है ना, या फिर महिलाओं और पुरुषों में जो हार्मोन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो किस तरह के हार्मोन्स का उनके कौन से डेज में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उनके बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब भी महिला के अगेंस्ट कोई वायलेंस होता है, ठीक है, और उसका क्या कारण है। या फिर महिलाओं को सुरक्षा, ये एक भावना होती है सफलता, जो फियर ऑफ सक्सेस है उनके अंदर, या फिर आउटस्मार्टिंग नेचर ऑफ वुमेन है विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो इस तरह की चीज़ों को जो कैटर करते हैं, दे आर नॉन एज जेंडर साइकोलॉजिस्ट। तो बेसिकली इनका जो काम होता है वो ज़्यादातर NGOs वगैरह में होता है, या फिर UN की पॉलिसीज़ बनाने में इनका जो है रोल वहाँ पे हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज क्या होता है? अब स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है? स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी स्टडीज द रोल ऑफ मोटिवेशन इन स्पोर्ट। अब इसमें पढ़ा जाता है कि मोटिवेशन, मेन थिंग इज मोटिवेशन। अब ये जो वर्ड है ना, जो मोटिवेशन जो है इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स। अब मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स, लाइक मोटिवेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। अब इसमें आप क्या करोगे कि कैसे मोटिवेशन जो है वो स्पोर्ट्स में आउटकम को बढ़ा सकता है, जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकता है, ठीक है। अगर प्लेयर्स को कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हैं, किसी भी तरह के इश्यूज़ हैं स्पोर्ट्स में, अगर मोटिवेशन की उनको कमी आ रही है, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ अगर वो जूझ रहे हैं, तो उसको कैसे असेस करना है, उन चीज़ों को कैसे डील करना है, ठीक है। तो ये सारा काम होता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का। उसके बाद नेक्स्ट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी हैज़ इट्स रूट इन कॉग्निटिव आउटलुक ऑफ द गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम स्टडी करेंगे थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज डेवलपमेंट, परसेप्शन, इमेजिनरी, अदर मेंटल प्रोसेसेस, है ना, जिससे कि जो है
जिन चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे जा सकें और साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स को डेवलप किया जा सके। तो बेसिकली जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में मेन जो नाम लिया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं लाइक एडवर्ड टॉलमैन है, ठीक है, उन्होंने मेज वाला एक्सपेरिमेंट दिया था, और जीएन पियाजे है, उन्होंने भी थ्योरीज दी थी। तो जीन पियाजे है, एडवर्ड टॉलमैन है, इनका नाम है ना वो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इनका नाम आता है। एडवर्ड टॉलमैन है, जीन पियाजे है, इनका नाम आता है, ठीक है, एज ए कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। तो यहाँ हमारा करियर्स एंड रोल्स एंड साइकोलॉजी जो है बच्चों वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे मैंने आपको बताया कि ये कुछ सब फील्ड्स हैं जहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 14 सब फील्ड्स जो हैं वही डिस्कस करे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सब फील्ड्स हैं साइकोलॉजी में, इतना ही इसका सब्जेक्ट मैटर है, नहीं, बल्कि साइकोलॉजी और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ इसका यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो आपका फोरेंसिक साइकोलॉजी है, राइट, मान लो आपका फोरेंसिक साइकोलॉजी है, या फिर अगर आपका मिलिट्री साइकोलॉजी, अगर मिलिट्री के अंदर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड इसका यूज़ किया जाता है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज का यूज़ किया जाता है मिलिट्री के क्षेत्र में, तो वो भी आपका जो है मिलिट्री साइकोलॉजी कहलाता है। वहाँ पे क्या होता है, जैसे मिलिट्री का जो क्षेत्र होता है, अब वहाँ पे क्या होता है, मिलिट्री के क्षेत्र में जो वहाँ पे आर्मी पर्सन्स को जब सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो वो किस बेसिस पे उनको सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है, उनका साइकोलॉजिकल, उनका आईक्यू लेवल कितना होना चाहिए, ठीक है, और वो कैसे उनको मोटिवेट रखें कि जो हार्श कंडीशंस में अगर जो हमारे आर्मी पर्सनल्स जो हैं जो वर्क कर रहे हैं, जो ऐसे एरियाज़ में जहाँ बहुत ठंड है, एक्सट्रीमली ठंड है, या फिर ऐसे लोग जो बिल्कुल रेगिस्तान या फिर डिज़र्ट्स में सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे, है ना। तो उन सब के लिए देखा जाता है कि वेदर अ पर्सन इज़ फिट फॉर द सिलेक्शन और नॉट, ठीक है, उसको सेलेक्ट करना है या नहीं सेलेक्ट करना है, बेसिकली उनका ये काम होता है। उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स कैसे देनी है, कहीं उनका जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन लेवल है वो डाउन तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनको मोटिवेट रखने में हेल्प करेंगी, और उसकी वजह से वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का, मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट का रोल आता है, ठीक है। और जैसे मान लो एक फील्ड और है, मान लो फोरेंसिक, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फील्ड, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं नहीं मैम हमें तो ना जैसे लॉ करनी है, हमें एलएलबी करना है, तो हमें कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। तो डेफिनेटली आई सजेस्ट कि आपको साइकोलॉजी ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोरेंसिक्स में या फिर क्रिमिनल साइकोलॉजी में, है ना। क्रिमिनल साइकोलॉजी जब जैसे क्रिमिनल्स को जब साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स का आप प्रयोग करते हो क्राइम के क्षेत्र में, यानी गवाह को पकड़ने के लिए, कई बार क्या होता है जो आई विटनेस टेस्टिमनीज वगैरह होती हैं, है ना, उसकी सत्यता की, जब आई विटनेस जो चश्मदीद गवाह होते हैं उसकी सत्यता की जांच करना कि क्या वो जो उस गवाही उसने दी है वो ठीक है नहीं है, तो वहाँ पे जो रोल है वो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट का आता है। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वहाँ पे जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं कि जो क्राइम सीन होता है उस पर एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, है ना, क्रिमिनल की क्या टेंडेंसी रही होगी, ये सारा कुछ एनालाइज करना, देखना, ये सब काम होता है फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि इनफैक्ट अपने क्लाइंट के एटीट्यूड को जज करना, है ना, मतलब जज नहीं कह सकते हो आप, उसको असेस करना कि क्या क्लाइंट का एटीट्यूड है, क्या उसको आप कैसे असेस करोगे, क्या वो गवाही दे पाएगा नहीं दे पाए, इस तरह की मानसिक स्थिति है या नहीं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं उसके बेसिस पे लॉयर्स दे कैन डिसाइड ऑन कि इस तारीख पे उसकी गवाही करवानी है या नहीं करवानी। तो ये सारा जो काम है वो क्रिमिनल फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट करते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी लॉ वाले स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली कहूँगी कि उनको ये पढ़ना चाहिए, साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, है ना, उसको लेके उनको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि हम गलत सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो दीज आर द स्कोप and the subject matter of psychology, these are some of the subfields of psychology। अगर आप इतना भी कर लेंगे
दिस इज़ मोर देन इनफ। एंड वन थिंग अगेन कि जहाँ भी आप साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स का प्रयोग किसी भी क्षेत्र में करते हो तो वो वही साइकोलॉजी, यानी उसको आप वही नाम दे सकते हो। एजुकेशन के क्षेत्र में करोगे एजुकेशन, क्लिनिकल में करोगे तो क्लिनिकल। और इसी तरह से अगर आप जैसे जो पर्टिकुलर पर्सन, जो पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट इस एरिया में स्पेशलाइजेशन करते हैं, हम उसको उसी नाम से पुकारते हैं। जैसे हेल्थ में करोगे तो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल में तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, दिस इज लाइक दैट। ठीक है, तो मेरी अब ये क्लास मैं अब यहीं ख़त्म करती हूँ। ये टॉपिक आज के लिए कंप्लीट है। और मेरी इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और इसी तरह से मेरे वीडियोज़ को आगे पसंद करो। अगर पसंद करोगे तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा, मैं डेफिनेटली आगे और अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।